हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आइए हमारे चैनल अंकित क्लासेस में, जिसमें आज का आपका चैप्टर है दो बैलों की कथा। मतलब हिंदी न्यू गंगा बुक क्लास 9th का है ये चैप्टर, जिसमें हम दो बैलों के बारे में पढ़ेंगे, उसके मालिक के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद और इसका नाम है दो बैलों की कथा। ये हमारा क्लास 9th का हिंदी का चैप्टर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे दो बैलें आपको दिख रही होगी। तो इन दोनों का नाम है हीरा और मोती। तो हम शुरुआत में पहले यहाँ के लेखक मुंशी प्रेमचंद के बारे में पढ़ेंगे। मुंशी प्रेमचंद कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, सारी जानकारी हम पढ़ेंगे। तो इनका जीवन काल चला था 1880 से 1936 तक। तो इनका पूरा नाम धनपत राय श्रीवास्तव था और इनका प्रसिद्ध नाम मुंशी प्रेमचंद, जिसके बारे में सब कोई इनका नाम मुंशी प्रेमचंद ही पता है। इनके पिता का नाम आचार्य बराय श्रीवास्तव था। इनकी माता का नाम आनंदी देवी था। इनका जन्म 31 जुलाई 1980 में हुआ था। कहाँ हुआ था? इनका जन्म स्थान लमही, वाराणसी के एक लमही नामक गांव में इनका हुआ था। उत्तर प्रदेश, वाराणसी, भारत के एक छोटे से वाराणसी नामक जगह पर हुआ था। इनकी मृत्यु हो गई थी 8 अक्टूबर 1936 में। ये भाषा कौन कौन से भाषा में इन्होंने लेखन लिखा था? हिंदी, उर्दू। इनका पेशा क्या था? लेखक, उपन्यासकार और कथाकार। मतलब ये क्या क्या करते थे? तो एक लेखक थे, उपन्यासकार थे और कथाकार थे। ये उर्दू साहित्य के एक महान कथाकार और उपन्यास थे। उन्हें उपन्यास का सम्राट भी कहा जाता है। उनकी प्रमुख रचनाएं गोधान, गंबल, निर्मला, कर्मभूमि, सेवा सदन, ईदगाह, पंच परमेश्वर, दो बैलों की कथा आदि। तो इसमें से हम आज पढ़ेंगे दो बैलों की कथा। अब दो बैलों की कथा में हम यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाइएगा। तो यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होता है दो बैलों की कथा। तो इसमें दो बैलों की कथा में हम क्या पढ़ेंगे? जानवरों के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद इन दोनों बैलों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पहले लाइन में लिखा है कि गधा नामक जो जानवर होता है वो पूरे जानवरों जाति में सबसे बुद्धिहीन जानवर माना जाता है। अगर आदमी को किसी को बेवकूफ़ का दर्जा देना हो तो उसे वो गधा कहता है। गधा क्यों कहता है? क्योंकि हमने मान ही लिया है कि गधा एक बेवकूफ़ बुद्धिहीन जानवर है। ना ही उसमें कोई समझ है, ना ही कुछ। लोग उससे कितना भी काम करवाए, वो चुपचाप सारी कामों को एकदम करते रहता है। तो आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या गधा सचमुच बेवकूफ़ होता है या उसके सीधीपन को लोग बेवकूफ़ का उत्पादी दे दी है। गाय सींग मारती है, ब्याही हुई गाय अन्यास ही का रूप धारण लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी क्रोध आ जाता है तो, किंतु गधे को कभी क्रोध नहीं आता। मतलब गाय सिंह ही गाय होती है, अगर उसे गुस्सा आ जाए तो वो किसी को मार देगी। कुत्ता भले ही गरीब जानवर है, लेकिन अगर उसे गुस्सा आ जाए तो वो लोगों को काट लेगा। लेकिन गधा को कभी क्रोध ही नहीं आता। आपने कहीं ना देखा होगा ना सुना होगा गधा क्रोध में हो, चाहे वो भूखा हो या उसकी खराब हो, घास सामने न भी डाले तभी उसके चेहरे पर असंतोष की छाया कभी नहीं दिखेगी। वैशाख में एक आध बार कुल्ले कर लेता है। मतलब वैशाख के महीने में वो एक दो बार कुल्ले कर लेता है। ये आपका एक प्रश्न हो जाएगा, इंटरनल क्वेश्चन। तो इस चैप्टर का इंटरनल क्वेश्चन भी जल्दी इसी चैनल पर अपलोड हो जाएगा।
तो आगे हम देखते हैं, उसको सुख हो, दुख हो, हानि हो, लाभ हो, वो कभी अपनी दशा को नहीं बदलता। एकदम ऋषि मुनियों के गुण जैसा एकदम शांत समझता है। और उसे आदमी क्या कहते हैं? बेवकूफ़ कहते हैं। सद्गुणों से वो भरा होता है। कदाचित सीधापन संसार का उपयुक्त नहीं है। कहीं भी संसार में सीधापन उपयुक्त नहीं है। लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं, उसका हर चीज़ में उसी की मदद लेते हैं, क्योंकि वो सीधेपन में ये दुनिया नहीं चलेगी। अमेरिका में घुसने जाता बेचारा शराब नहीं पीते। अमेरिका में घुसने नहीं दिया, लेकिन वो शराब नहीं पीते। 4 पैसे कुम्हार बचा कर रखते हैं, तो तोरा काम करते हैं, तो लड़ाई झगड़ा नहीं करते। 4 बातें सुन गरम खा जाते हैं, बदनाम हैं। कहाँ जाता है वे जीवन का आदर्श नीचा करते हैं। क्या वो जीवन का आदर्श नीचा करते हैं? अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाए तो शायद सभ्य कहलाने लगते। अगर वो भी गधे भी ईंट का जवाब पत्थर से देने लगे तो वो सभ्य कहलाने लगते। जापान की एक मिसाल सामने है। एक ही विजय ने संसार के सभ्य जाति के गणय बना दिया। एक ही विजय ने जापान के सभ्य जातियों को गणय बना दिया। लेकिन गधा एक छोटा भाई और भी है। वो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। मतलब अगर गधा के बाद अगर हम किसी जानवर को जाने तो वो है बैल, जिसका अर्थ है हम गधा शब्द का प्रयोग करते हैं। कुछ उसी से मिलता जुलता अर्थ बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ और सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आते हैं, लेकिन वो असंतोष प्रकट करते हैं। रीतियों में वो भी असंतोष प्रकट करते हैं। तो ये हमारा पैराग्राफ ख़त्म हो गया। तो हम अपने अगले पैराग्राफ में जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा अगला पैराग्राफ ये है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। ये है हमारा अगला पैराग्राफ। तो पहले हम इसे समझा देते हैं, उसके बाद हम इस दूसरे पे जाएंगे। तो इसमें गधे के बारे में दिया गया है। तो अब यहाँ से हमारा चैप्टर का मेन पैराग्राफ शुरू होता है यहाँ से। तो यहाँ पे है, झूड़ी के दोनों बैल का नाम हीरा और मोती था। झूड़ी नाम का एक आदमी था, उसके पास 2 बैल थे। एक का नाम था हीरा, एक का नाम था मोती। दोनों परछाई जाति के थे। वो कौन सी जाति के थे? मतलब बैल में भी कुछ जातियाँ होती है, वैसे ही वो परछाई जाति के देखने में सुंदर थे, काम एकदम अच्छे ढंग से करते थे, और थोड़े ऊंचे भी थे ढील में। बहुत दिन साथ रहते उन लोगों में भी भाईचारा हो गया। अगर हम किसी व्यक्ति के साथ रहते हैं तो हमारे अंदर भाईचारे की भावना आ जाती है। वैसे ही उन दोनों में भी एक भाईचारे की भावना आ गई थी। आमने सामने आसपास बैठे हुए एक दूसरे का मुख्य भाषा में विचार विनिमय करते रहते हैं। आमने सामने आसपास बैठे वो लोग अपनी भाषा, मतलब गाय की जो भाषा होती है उसमें वो एक दूसरे से बात करते रहते। हम नहीं कह सकते अवश्य उनमें कोई गुप्त शक्ति है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि अवश्य उसमें कोई गुप्त शक्ति है। जीवों में श्रेष्ठ का दावा करने वाले मनुष्य वंचित हैं। जीवों में श्रेष्ठ प्रकट करने का दावा से मनुष्य वंचित है। मतलब मनुष्य को कभी भी उनके बारे में पता नहीं चले। दोनों एक दूसरे को चाटकर सूंघकर अपने प्रेम प्रकट करते। अगर कभी मन करता तो दोनों एक दूसरे को चाटते, सूंघते और अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग मिला लिया करते थे। मतलब दोनों के सींग अपने में मिलाकर वो अपने खेलते थे। विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, मतलब लड़ने के भाव से नहीं, सिर्फ प्यार के भाव से। और उनमें एक दोस्ती, एकदम घनिष्ठा दोस्ती हो गई थी। उनकी
इसके बिना दोस्ती कुछ फुसकी कुछ हल्की सी रहती थी। इससे पहले जो उनकी दोस्ती थी वो ऐसे नहीं थी, मतलब शुरुआत में ऐसे जैसे अभी थी वैसे पहले नहीं थी। गर्दन हिलाकर चलते रहते वक्त हर एक की यही चेष्टा होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। मतलब जब वो लोग काम करते हैं जैसे खेत में, तो दोनों यही सोचते कि मेरे दोस्त पर ज़्यादा वजन ना आए। हीरा सोचता था, मोती सोचता था कि मेरे दोस्त पर कोई ज़्यादा बोझ ना आए। दिन भर दोपहर की संध्या को दोनों खुलते, दिन भर काम करके दोपहर को संध्या को जब खुलते, वो एक दूसरे को एक दूसरे को चाटते चूटते और थकान मिटाकर नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते। मतलब नाद भूख लगने पर नाद पर जाके भूसा खाने के लिए दोनों एक साथ मूड़ी उठाते, दोनों एक साथ नाद में मुंह डालते और एक ही साथ बैठते उठते और मुंह हटा लेते और दूसरे भी हटा लेता। अगर एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी मुंह हटा लेता, साथ साथ खाते थे। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। मतलब झूरी अपने दोनों बैलों को अपने ससुराल कुछ काम से भेज दिया। बैलों को क्या मालूम कि वो कहाँ भेज रहे हैं। बैलों को तो ये नहीं पता था कि वो उनके मालिक उन्हें कहाँ भेज रहे हैं। उन्हें समझ आया कि उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया। वो सोचते कि हमने ऐसा क्या किया, क्या बुरा किया, हमने उनके क्या हुआ कि झूरी अपने पर झूरी ने साले गया, उनका झूरी का साला था गया, उसके घर तक गोई लेने में दांतों पसीना आ गया। झूरी उसने उन्हें नाकों पानी पिला दिया। कभी इधर भागते, कभी उधर भागते, कभी उस सींग नीचे करके रुक जाते, कभी कुछ करते, कभी जोर लगा के उसे खींचते। इस पैराग्राफ में हमें ये पढ़ने को मिलता है और आगे दिखाता है कि अगर उनको भगवान ने बोलने की शक्ति देती तो वो झूरी से पूछते कि इस गरीब को क्यों निकाला, तुम्हारी सेवा करते थे, अगर इतना मेहनत से काम नहीं चल रहा तो और मेहनत कर देते, तुम्हारी चकरी में जो देते थे तुम हमें, हम वो खा लेते थे, तुमसे कभी शिकायत नहीं की। हमारे साथ ऐसा क्यों। संध्या के समय दोनों बैलों नए स्थान पर पहुंचे, नया घर, नए जगह। दिन भर भूख के कारण उन्हें भूख लगी थी, दिन भर घूमने के कारण उन्हें भूख लगी थी। अपनी मुख्य भाषा में सलाह कर रहे थे कि एक दूसरे की कन्या से देख के लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया, जब रात हो गई, दोनों ने जोर मारकर पगार तोड़ डाला। जब रात हो गई तो दोनों ने जोर से उस पगे में जिसमें बांधे थे उस दोनों को उन्होंने तोड़ दिया। घर की तरफ चले, उन्हें रास्ता याद था और उन्होंने वो घर की ओर चले गए। कुछ ही देर में वो अपने घर तक पहुंच गए। झूरी जब सुबह सोकर उठा तो उसने देखा कि दोनों नाद के पास है, गर्दन आधा आधा गड़ाव लटक रहे हैं, घुटने तक पाँव कीचड़ में भरे हैं, घुटने तक पाँव उसके कीचड़ में भरे हैं। झूरी दौड़कर उन्हें स्नेह से गदगद हो गया। झूरी बैलों को देखकर गदगद हो गया, खुश हो गया और उन्हें दौड़ के गले से लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वो दृश्य बड़ा ही मनोहर था। प्यार रिश्ते का वो जो दृश्य था बहुत ही मनोहर था। गांव के लड़के जमा हो गए, घर और घर के चारों ओर के लड़के जमा हो गए, तालियां बजाने लगे। गांव के इतिहास में ऐसी घटना पहली बार हुई थी और बाल सभा ने जो बच्चे लोग थे उन्होंने निश्चित किया कि इन्हें आबंधन पत्र दें। उन्होंने घर से रोटियां, गुड़, चोकर, भूसी लाए और उन्हें दिया। एक बालक ने कहा, ऐसा बैल किसी के पास ना होंगे। मतलब एक बालक ने कहा ऐसा बैल किसी के पास ना होगा। दूसरे ने कहा इतनी दूर से दोनों अकेले आ गए। तीसरे ने कहा बैल नहीं है, वो जन्म के आदमी है।
वो बैल नहीं है, वो एक आदमी का एक रूप है। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ, इसका विरोध करने का किसी का साहस न हुआ। तो हम अब अगले पैराग्राफ, अब यहाँ पे हम आगे हम पढ़ेंगे। तो आगे हम पढ़ेंगे कि झूरी की स्त्री ने जब उन्हें द्वार पर देखा तो वो बोल रही है कि कैसे नमक हराम है, एक ही दिन में वहाँ से भाग आ गए। तो झूरी ने भी उन्हें ताना मारने के मन से बोला कि नमक हराम क्यों कर रही हो, चारा नहीं दिया होगा उन्होंने तो क्या करते। तो स्त्री ने भी रौब में कहा कि आप ही तो एक खाना खिलाते हैं पिलाते हैं, और कोई तो किसी के पास पैसे ही नहीं है। झूरी ने और चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। तो झूरी ने उसी पर उन्हें चिढ़ा दिया कि चारा मिलता तो क्यों भागते। तो वो और भड़क उठी। स्त्री चिढ़ी और भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों की सलाहते नहीं। वो बोल रही है कि भागी इसलिए क्योंकि वे लोग तुम्हारी तरह इन बैलों को सहलाते नहीं हैं, रगड़ते नहीं हैं, कामचोर हैं दोनों। भाग निकले, देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलते हैं। वो बोल रही थी कि देखती हूँ आज कैसे खाना और पानी मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ नहीं दूंगी, खाए चाहे मरे। बोल रही है कि सूखे भूसे के अलावा कुछ नहीं देगी, खाए या मरे उसे कोई चिंता नहीं है। वही हुआ, मजूर की बड़ी ताकीद कर दी गई, बैलों को खाली सूखा भूसा दिया गया। उनकी बात मानी गई और बैलों को सिर्फ सूखा भूसा मिला। बैलों के नाद ने मुंह डाला और फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस। क्या खाएं, आशा भरी आंखों से द्वार पर ताकने लगे कि कोई आए उसे डाल दे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता, मालकिन मुझे मार ही डालेगी। चुराकर डाला ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी लोगे। वो भी मजूर ने भी डर के उसमें कुछ नहीं डाला झूरी के कहने पे भी। तो यहाँ पे हमारा आज जाता है भाग 2, जिसमें दिखाता है दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया, बैलों को ले गया। इस बार उसने गाड़ी लाई थी। दोनों 4 बार मोती ने उसे को सड़क की खाई में गिराना चाहा। मोती ने 4 बार उसे गिराना चाहा सड़क की खाई में। हीरा ने लेकिन संभाल लिया, क्योंकि हीरा बहुत ही सहनशील था। संध्या समय पहुंचकर दोनों ने मोटी रस्सियों से बांधा। संध्या के समय पहुंचते ही गायों को गया ने मोटी रस्सियों से बांध लिया कि वो फिर से ना भागे। कल का मजा चखाने के लिए फिर उसने सूखा भूसा दिया। अपने बैलों को खली चूनी सब कुछ दिया, लेकिन उन दोनों को सिर्फ सूखा भूसा ही दिया। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था। झूरी इन्हें फूल की तरह छड़ी से भी नहीं छूता था। उसकी चिटकर कार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी। वहाँ पे जो गया था झूरी का साला, उसने मारा भी, सम्मान भी नहीं दिया। उससे मिला क्या, सूखा भूसा। नाग की तरह आंखें तक नहीं उठाई। दोनों बैलों ने नाग की तरह आंखें तक भी नहीं उठाई। तो अब ये हमारा ख़त्म हो गया। तो हम अगले भाग की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे है हमारा अगला, उसके बाद वाला। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्या, भाग 2 ही का है ये। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे, पहले इतना दूर पढ़ते हैं, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे हम, ठीक है। आपको कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, हम इसे दोबारा
अच्छी से बताने की पूरी कोशिश करेंगे। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, हल जोतवाया। अपने दोनों को पाँव न उठने की कसम खा ली, दोनों ने पाँव न उठने की कसम खा ली थी, लेकिन मारते मारते थक गया। लेकिन दोनों ने पाँव नहीं उठाया। एक बार उसे निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे मारे। एक बार हीरा की नाक पर उस निर्दय ने खूब डंडे मारे तो मोती ने गुस्से काबू के बाहर हो गया। मतलब मोती अपने दोस्त को पीटता नहीं देख सकता, तो उनका जो गुस्सा था वो काबू से बाहर हो गया। हल लेकर भाग गया। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर कर दिया। जितने भी ये सामान थे सारे को उसने तोड़ दिया। गले में बड़ी रस्सियाँ न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। अगर दोनों के गले में अगर मोटी रस्सियाँ न रहती तो वो लोग पकड़ में ना आते। हीरा ने मुख भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। मोती ने कहा कि तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बारी मार पड़ेगी, पड़ने दो। बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। अगर बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। लाठी लेकर हीरा ने समझाया, वो लाठी लेके आया था तो हीरा ने समझाया, नहीं भाई खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं एक दो गिरा दूंगा। तो मोती बोला कि अगर मुझे मारा तो मैं एक दो गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का ये धर्म नहीं है। मोती दिल में एटकर रह गया। गया आ पहुंचा, दोनों को पकड़ कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती को पलट उड़ता पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना मसलत है। मोती का गुस्सा देख के गया और उसके जितने भी सहकारी थे सब ने ये समझ लिया कि इस टाइम इस पर हमला करना मतलब अपनी मौत को दावत देना है। तो यहाँ तक हमारा हो गया। यहाँ तक अगर आपको समझ आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करते जाइएगा। लाइक के साथ सब्सक्राइब चैनल को, और कमेंट में जो समझना है उसके बारे में ज़रूर लिखिएगा, ताकि हमें प्रेरणा मिलती रहे कि आप हमारे। आज फिर दोनों के सामने सूखा भूसा रहा, दोनों चुपचाप खड़े रहे। उस वक्त एक छोटी सी लड़की रात के समय उन दोनों के मुंह में एक एक रोटी देकर चली गई। उस एक रोटी से उनकी भूख तो नहीं शांत होती, पर एक हृदय में मानो भोजन मिल गया ऐसा लगता। सजन का वास उन्हें लगता कि कोई तो यहाँ पे सजन व्यक्ति है जिससे हमसे प्यार है। लड़की भैरव की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उससे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। मतलब एक तरह का रिश्ता जैसा, मतलब प्यार जैसा हो गया था इन बैलों से। दोनों फिर भर जोते जाते। दिन भर वो खेत में उनसे जोताई होती, डंडे मिलते। शाम को थान में बांध दिया जाता और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां देती। रोज ऐसा ही चलता रहा। वो बालिका रोज आती, उन्हें एक एक रोटी खिला देती। तो हम अगले पैराग्राफ में चलेंगे। तो यहाँ है हम अगला पैराग्राफ। तो यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे अभी। तो पहले हम ये पढ़ लेते हैं। तो इस प्रेम के इस प्रसाद की वो बरकत थी कि 2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुबल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा होता था। सूखा भूसा खाने की वजह से उन्हें गया के प्रति एक विद्रोह का भरा होता था। एक दिन मोती ने मुख भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एकाध
को सींग पर उठाकर फेंक दूंगा। मतलब मोती ने कहा कि अब मुझे से सहा नहीं जाता, एक आध को सींग से उड़ा दूंगा। लेकिन जानते हो, वो प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। वह बेचारी अनाथ हो जाएगी। तो मालकिन को ना फेंक दूं? तो मोती कहता है कि क्यों ना मालकिन को फेंक दूं, लेकिन वही तो उसी लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा बोलता है कि औरत जात पर सींग चलाना मना है, तो तुम तो किसी तरह से निकलने की ही नहीं देते। बताओ, तुराकर भाग चले? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा थोड़ा चबा लेते हैं और बाद में झटके से तोड़ेंगे। रात को जब बालिका रोटी खिलाकर चली गई तो दोनों ने रस्सियाँ चबाने लगी, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगा कर रह जाते। सहसा घर का द्वार खुला। एक वही लड़की निकली और दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछ खड़ी हो गई। उसने अनेक माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग तुम्हें मार देंगे। आज घर में सलाह हो रही थी कि इनको नाकों में नाथ डाल दी जाए। उसने गड़ाव खोल दी, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चलो तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई। दोनों फूफा वाले बैल भाग गए और दादा, अरे ओ दादा, दोनों बैल भाग रहे हैं, जल्दी दौड़ो, ऐसे चिल्लाया। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया पीछा किया, वह और भी तेज हुआ। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिससे परिचित मार्ग से इस पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं, मार्ग से आए थे, उसका यहाँ पता न था कि नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों ने खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे अब क्या करना है। तो दोनों खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे कि अब क्या करना है। तो यहाँ पे हमारा ये पैराग्राफ भी ख़त्म होता है। तो हम अगले पैराग्राफ में चलेंगे। अगले पैराग्राफ में ये रहा हमारा अगला पैराग्राफ। तो यहाँ पे अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम अपना भाग 3 पढ़ेंगे। तो हीरा ने कहा, मालूम होता राह भूल गए हैं। उसने कहा कि लगता है राह भूल गए, तुम भी बेतहाशा भागे, मतलब तुम भी बिना होश के भाग गए। वही मार गिराना था, मतलब वो गया को वही मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती? हीरा ने कहा कि अगर उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती? अपना धर्म छोड़ देते, लेकिन अपना धर्म क्यों नहीं छोड़े? वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन वह अपना धर्म क्यों छोड़े? ये बोल रहा है। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, मतलब एक खेत था वहाँ पे पास में, वहाँ पे मटर उगी हुई थी। तो उन्होंने आहट लेते हुए कोई आता तो नहीं देखकर भर पेट खाया। आज़ादी का अनुभव होना, उछल कूद पर पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाई एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कदम पीछे हटा दिया, वहां तक कि वह एक खाई में गिर गया। तो अब उसे भी क्रोध आया, संभलकर उठा और फिर मोती को
भिड़ गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। उसे लगा कि खेल में अब झगड़ा होने लगा है, तो वो किनारे हटने लगा। पे जब वो मटर खा रहे थे तभी हीरा ने देखा कि ये क्या, एक बैल उनकी तरफ डकेता हुआ आ रहा है, सामने आ पहुंचा है। दोनों मित्र बगल झांक रहे थे, एक दूसरे के बगल में झांक रहे थे। सांड पूरी हाथी की तरह था। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना पड़ जाता था, लेकिन भिड़ने पर भी तो जान बचती नहीं नजर आती। इन्हीं की तरफ भी रहा था। कितनी भयंकर सूरत थी उसकी। मोती ने मुख भाषा में बोला, बूढ़े फंसे, जान बचेगी तो उपाय सोचो। हम हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा। मतलब वो अपने घमंड में पूरा है, वो नहीं हमारी अर्जी सुनेगा। तो हीरा मोती बोलता है कि भाग चलते हैं, लेकिन भागता कायरता होगी और वो फिर भी मार ही देगा। तो दोनों अपना विचार करते हैं, दोनों मिलके अपना विचार करते हैं कि दोनों मिलकर उसे मारेंगे। एक तरफ से अगर हीरा मारेगा तो दूसरी तरफ से मोती मारेगा। अगर हीरा के ऊपर झपटा तो वो सींग घुसा देगा। वैसा ही उन्होंने किया। बैल को लगा कि इन दोनों के साथ एक साथ लड़के कोई फायदा नहीं है, तो बैल को भी उन्होंने हरा दिया और उसमें उन्हीं लोग की जीत हुई। तो इस पैराग्राफ में बस इतना ही था, इसीलिए मैंने शॉर्टी में आप लोग को बता दिया। तो हम अगले पैराग्राफ में चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा अगला पैराग्राफ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। दोनों नशे में घूमते चले। मोती ने संकेत भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बचा कर मार डालूं। मोती बोल रहा था कि मेरा तो जी कर रहा था चहेट के उसे ख़त्म कर दूं, लेकिन हीरा ने उसे रोक लिया। पहले कुछ खा ले तो सोचे। मोती ने बोला, पहले कुछ खा लेते हैं, फिर कुछ सोचते हैं। सामने मटर की खेत थी, वो दोनों खाने लगे। पर हीरा ने कहा कि अब रहने दो वरना कोई देख लेगा। लेकिन उन्होंने कहा मोती ने कहा कि अब 4 खा के ही जाएंगे। तो थोड़ी देर में 4 वहाँ गांव के लोग आदमी 2 लाठियां लेकर दौड़ पड़े। दोनों मित्रों को चारों तरफ से घेर लिया। हीरा तो मेर पर था, मतलब हीरा थोड़ी दूरी पर था, लेकिन मोती घिर चुका था। कीचड़ धंसने की वजह से वो भाग भी नहीं पा रहा था। लेकिन हीरा ने भी समर्पित कर दिया। दोनों प्रातःकाल काजी हाउस में बंद कर दिए गए। काजी हाउस वो जगह को कहा जाता है जहाँ जो जानवर दूसरों की खेत, जैसे जेल होता है आदमी के लिए, वैसे ही जो लोगों के खेत के खाने को चुराते हैं, उन लोगों को काजी हाउस में डाला जाता है। और यहाँ पे हम अब चौथा पैराग्राफ पढ़ेंगे। दोनों ने पहली बार ऐसा साबिक पड़ा कि सारा दिन बीत गया लेकिन खाने को कुछ ना मिला। वहाँ और भी जानवर थे, भैंसें थीं, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा ना था। जब जमीन पर मुर्दा की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी न हो सकते। सारा दिन दोनों फाटक की ओर टकटकी लगाकर देखने लगे, लेकिन कोई खाना नहीं आया। ना तो वहाँ की जो दीवार थी वो मिट्टी की बनी थी, उन्होंने नमकीन मिट्टी चाटना शुरू कर दिया। रात में कुछ भोजन ना मिला तो हीरा ने दिल में विद्रोह का उज्जवल जलाया। मोती ने अब तो नहीं रहा जाता। मोती बोला कि अब तो नहीं रहा जा रहा। तो हीरा क्या करता है, तो मोती बहुत गुस्से वाला था, तो वो गुस्से में क्या करता है कि उस दीवार को मारने लगता है।
मारने लगता है, धीरे धीरे टूटने लगता है। दीवार का एक दो परत गिरा ही था तभी एक वहाँ का एक नौकर काजी हौस की हाजिरी लेने पहुंचा। उसने देखा कि यहाँ पे पिक्चर में जैसे देख सकते हैं, उसने देखा कि भैंस दीवार तोड़ने की कोशिश कर रही है, तो उसने उसे मोटी रस्सियों से बांध दिया ताकि वो कुछ ना कर पाए। इतने में जब वो चला गया तो कच्ची दीवार थी। हीरा मजबूत तो था लेकिन निकुले सिंह दीवार पर गड़ ही नहीं रहे थे। मतलब कच्ची तो दीवार थी लेकिन सिंह ही उस पर नहीं अड़ रहे थे, वरना मिट्टी का चिपर निकल आया तो हीरा लड़ने लगा और उससे तोड़ दिया। सारे जानवर दौड़ कर भागने लगे लेकिन हीरा नहीं भागा क्योंकि उसका दोस्त मोती उसी रस्सी से बंधा हुआ था। उस मोती ने कहा कि तुम भाग जाओ, लेकिन हीरा ने बोला कि अगर तुम मुझे छोड़ के नहीं गए तो मैं क्यों जाऊँ तुम्हें छोड़ के। लेकिन सब तो भाग गए थे, लेकिन सिर्फ गधे नहीं भागे थे। तो हीरा ने पूछा कि तुम लोग क्यों नहीं भाग रहे। यहाँ पे दूसरे पैराग्राफ में यहाँ पे दिया हुआ है। तो हीरा ने पूछा कि तुम लोग क्यों नहीं भाग रहे हो। तो एक गधे ने कहा जो कहीं फिर पकड़ लिया जाए। तो गधा ने डरते हुए कहा कि फिर से पकड़ लिया जाए। अब तो हीरा बोलता है कि अभी तो भागने का अवसर है, भाग तो जाओ। लेकिन वो लोग नहीं भागे। कुछ देर बाद आधी रात हो चुकी थी तो हीरा ने गधेों को सींग से मार मार कर वहाँ से भगा दिया। कुछ देर बाद भोर हुई। मुंशी और चौकीदार सब आए। उन्होंने देखा कि फाटक टूट चुका है, सिर्फ वही दोनों बैल बंधे हुए हैं। तो उन्हें पता चल गया कि इन्हीं दोनों बैलों का काम है। तो इसीलिए तो यहाँ पे हम अगले पैराग्राफ में चलेंगे। तो यहाँ पे हम अगले पैराग्राफ में एक सप्ताह तक बीत गया लेकिन दोनों को एक अन्न का दाना नहीं मिला। दोनों को सहसा कुछ देर बाद उन लोग को बाहर ले आया गया। वहाँ पे एक भीड़ इकट्ठा हुई और वहाँ पे लोग को बेचने, लेकिन वैसे सूखे साखे बैल कोई खरीदना भी नहीं चाहता था। लेकिन एक दरियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी, मुद्रा अत्यंत कठोर था, दोनों मित्रों को कुल्ले में उंगली गोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा और उसके चेहरे देख कर अज्ञान हो रहा था कि दोनों मित्र दिल कांप उठे। उसे वो कसाई की तरह लग रहा था तो दोनों मित्रों का दिल कांप उठा। कुछ ही देर में हीरा और मोती को उसने खरीद लिया और वो उसे लेके जाने लगा। हीरा और मोती सोच रहे हैं कि ये तो पक्का एक एक पीस काट काट के लोगों में खिलाएगा। मांस, खाल, सींग, हड्डी, एक भी चीज़ व्यर्थ नहीं जाएगी, सब के सब बांटी जाएगी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि ये क्या क्या हमारा अंग कहाँ कहाँ भेजेगा। कुछ ही देर बाद वो जब रास्ते से जा रहा था तो दोनों को ये आभास हुआ कि वही रास्ता है, वही बाग बगीचे, वही जगह, वही तेज, सारी चीज़ें वही मिलने लगी। ऐसा लग रहा था कि उसके घर का रास्ता उन्हें मिल गया। मोती ने कहा हमारा घर नज़दीक आ गया। मोती ने कहा कि हमारा घर नज़दीक आया। हीरा बोला भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ, यह जाने देगा। मोती बोलता है तो इसे मार गिराता हूँ। हीरा बोलता है कि इसे मार गिराता हूँ। तो ये हमारा पैराग्राफ ख़त्म हो गया। मैं शॉर्टिक फॉर्म में बता रहा हूँ। नहीं दौड़, लेकिन उन दोनों ने थान से उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुल्ले करते हुए घर की ओर दौड़े और थान पर जाके खड़े हो गए। दोनों झूरी वहाँ पे बैठकर धूप सेक रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाया और मित्रों की आंखों में आनंद का आंसू आ गया। झूरी
का हाथ चाट रहे थे। डरियल जाकर बैलों की रस्सियाँ पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल है। तुम्हारे बैल कैसे? मैंने मवेशी खाना से नीलाम लिया आता हूँ। मैं तो समझता हूँ चुराया लिया आते हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तब बिकेंगे। तब यही रट लगा रहे, मेरे बैल हैं, मेरे बैल हैं। तभी डरियल झलककर बैलों को जबरदस्ती ले जाने लगा। वही वक्त मोती ने एक सींग चलाया। डरियल पीछे हटा। जो डरियल व्यक्ति था वो पीछे हट गया। यहाँ पे इस पैराग्राफ में दिया हुआ है। तो डरियल पीछे हो गया। मुझे पकड़ा तो मैं बेमार नहीं छोड़ूंगा। तो हीरा बोलता है छोड़ दो, लेकिन मोती बोलता है अगर मुझे पकड़ेगा तो बेमार नहीं छोड़ूंगा। मर जाऊंगा पर उसके काम तो नहीं आऊंगा। और कोई जान नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं, कोई हमारी कोई भी चिंता नहीं करता। इतने पैराग्राफ में लिखा है, जरा देर में नाद में खली, भूसा, चोकर और दाना पूरा खाना भर गया। वहाँ पे उत्साह सा हो गया। तभी थोड़ी ही देर में वहाँ पे उसकी मालकिन आ गई। मालकिन ने दोनों का माथा चूम लिया। मालकिन को भी एहसास हो गया कि दोनों बैलों को यहाँ पे प्यार मिल रहा है। गायों को और जानवरों को भी प्यार की ज़रूरतें होती है। तो यहाँ पे लास्ट में यही दिया है। तो इसके बाद इसका प्रश्न उत्तर है। इसका प्रश्न उत्तर आपको चाहिए तो कमेंट में अंकित नोट्स ज़रूर लिखिएगा। तो आपका प्रश्न उत्तर कुछ ही ज़्यादा नहीं, कल परसों तक आपके पास पहुंच जाएगा। इसी चैनल पर आपको ये मिल जाएगा। और इसमें कोई भी परेशानी हो तो हमसे ज़रूर संपर्क करिए, हमसे कमेंट करिए। हम उस गलती को सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। और जाते जाते इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते जाइएगा।